The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में सेहत के हवाले से बातचीत की जाती है। सेहत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एक माहिरीन सेहत को दावत देते हैं, एक मौजू पे बात करते हैं, फिर आपको भी मौका दिया जाता है कि इस प्रोग्राम में शामिल होकर आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करें। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर APPS UK के ताउन से आप तक पहुंचाया जा रहा है और हर महीने एक प्रोग्राम उनकी ताउन से आप तक पहुंचाया जाता है। APPS एक डॉक्टरों की तंजीम है, फिजिशियन की तंजीम है, जिनका मकसद उनकी रहनुमाई करना है। इसके साथ साथ उनका एक मिशन ये भी है कि कम्युनिटी में अवेयरनेस रेजिंग करनी है और आज उसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। क्या टॉपिक है ये आपको बता देता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस सी। ये क्या है, क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या कैसे डायग्नोज किया जा सकता है और इसका इलाज क्या है, और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे परहेज़ के हवाले से। जी हाँ, हेपेटाइटिस सी के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़ास मेहमान। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कामरान शफीक। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका जी? अल्लाह का शुक्र है। मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर कामरान शफीक जो हैं कंसल्टेंट हेपेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि लिवर के स्पेशलिस्ट हैं, और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी हैं। नॉर्थ वेस्ट में NHS UK के लिए काम करते हैं और पिछले 6 साल से आप कंसल्टेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कम्युनिटी में माशाल्लाह इनका एक मिशन है कि ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस सी के हवाले से कम्युनिटी में अवेयरनेस रेज़ करें। तो जी हाँ, आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें हेपेटाइटिस सी, तो ये कितना बड़ा मसला है कम्युनिटी में या दुनिया भर में? दुनिया भर में जी ये एक मेजर मसला है। अबाउट 180 मिलियन लोग जो हैं वर्ल्ड वाइड इन्फेक्टेड हैं और ये आई विल कॉल इट ए साइलेंट किलर, क्योंकि इसमें 80% लोग जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट हैव एनी सिम्टम। ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये मुख्तलिफ है और हमारे एशियन कंट्री पाकिस्तान में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है और वही कम्युनिटी यहाँ पे है। UK इट्सेल्फ, UK और यूरोप में ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि इन्फेक्शन बढ़ रही हैं क्योंकि लोग एमिग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो इंजेक्शन ड्रग यूज़ की वजह से होते हैं। और जो सिर्फ इंग्लैंड में इस वक्त 2,14,000 लोगों को हेपेटाइटिस सी है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पर अगर अपनी कम्युनिटी की हम बात करें हेपेटाइटिस सी के हवाले से, तो मैं जानना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस सी क्या वजूहत होती है, कैसे ये फैलता है? ये जी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में, USA में तो ये इंजेक्शन ड्रग यूज़, जो IV ड्रग यूज़र हैं जो इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स, उनकी वजह से है। लेकिन इसका ये ब्लड बोर्न वायरस है और ये जैसे ही आपका कांटेक्ट होगा ब्लड के साथ तो आपको फैलेगा। ये जो आप इंजेक्शन लगवाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि पहले इशू था 1992 से जब से स्क्रीनिंग हो रही है तो ये बहुत कम है। उसके अलावा ये माँ से बच्चे को भी जा सकता है, इसमें सेक्शुअल ट्रांसमिशन भी होती है और इसमें जो भी ब्लड का कांटेक्ट होगा, जिसमें डायलिसिस है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे मशीन्स हैं जिसमें आप वो इक्विपमेंट है, आप एंडोस्कोपी करवाते हैं, अगर वो मशीन सही तरह क्लीन नहीं की गई तो वो वहाँ से भी आपको मिल सकता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि आपको स्टेरलाइज नीडल या इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते, और उसके अलावा आप टैटू करवाते हैं, आपको पंक्चर करवाते हैं, तो ये रूट्स हैं जिससे ट्रांसमिट हो सकता है और ये एक मेजर प्रॉब्लम है। स्पेशली मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिहाज से कहूँगा कि हम पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा
لوگ شیو کرواتے ہیں ریزرز کے ساتھ. اور ایک میرے دوست کی اسٹڈی ہے جس میں 2/3 پیشنٹ جو تھے ان میں ہیپیٹائٹس سی کی وجہ جو تھی وہ شیونگ تھی ریزرز کی, اور کوئی رسک فیکٹر نہیں تھا. تو لہٰذا ہماری پاکستان کمیونٹی پاکستان میں بھی جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے شیو بھی کرواتے ہیں, وہاں بیمار بھی ہو سکتے ہیں. تو میری تو سب سے بڑی یہ درخواست ہوگی اپنی کمیونٹی سے کہ جب آپ پاکستان میں جاتے ہیں, اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ایک کلچر ہے انجیکشن لگوانے کا, ٹیکہ لگوانے کا. آپ کو چاہیے کہ آپ کویشچن کریں ڈاکٹر کو کہ یہ دوائی مجھے اورل روٹ سے منہ کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے, ٹیبلٹ اور کیپسول فارم میں, اس کی وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ انجیکشن اسی صورت میں لگنا چاہیے اگر آپ کو الٹیاں آ رہی ہیں, کہ گولی آپ کے اندر نہیں ٹھہر سکتی, یا آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ آپ بے ہوش ہیں کہ آپ لے نہیں سکتے. اور آپ کو ڈسکریج کرنا چاہیے, جا کے ڈاکٹر کو بھی کہیں کہ جی میں جو ہے انجیکشن کی بجائے ٹیبلٹ لینا چاہتا ہوں. یہ سب سے بڑا ہے. اور سیکنڈ یہ کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو شیو یا آپ جاتے ہیں آپ وہاں حجام کے پاس, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی شیونگ کٹ لے کے جائیں تاکہ آپ ہیپیٹائٹس سی وہاں سے نہ لیں. ہمارے پاس کوئی ایسٹیمیٹس نہیں ہے پاکستان کے لیے. جو گورنمنٹ آف پاکستان جو ڈفرینٹ اسٹڈیز میں فگرز ہیں وہ 5 to 8% ہے رفلی, اور یہ ویریشن جو ہے وہ کچھ بھی اپ ٹو 40% بھی ہے ٹارگیٹ پاپولیشن میں. تو اگر ہم 8% بھی حساب لگائیں تو پاکستان میں 1.5 کروڑ انسان, 1.50 کروڑ بندے کو ہیپیٹائٹس سی ہے, اینڈ دس از اے ٹکنگ بام. اور ہمیں اس کے لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم ایکوائر نہ کریں انفیکشن. یہ ایک ڈیڈلی وائرس ہے. بالکل. اور جی ہاں, یہ ایک ڈیڈلی وائرس ہے, اسی لیے آج ہم ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے بات کریں. ایک خاموش قاتل, سائلنٹ کلر اس کو کہا جاتا ہے اس بیماری کو, اور خاص طور پر ہماری جو ایشیائی کمیونٹی ہے اس سے کافی متاثر ہے. اور کیونکہ ہمارا لنک ہے اپنے ممالک سے, ہم اکثر وہاں چھٹیوں کے لیے جاتے ہیں, اپنے خاندان کو ملنے جاتے ہیں, اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں. خاص طور پر احتیاط کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوں گی, اور اس پروگرام کے دوران انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بات کر سکیں قاری محمد افضل صاحب سے, جو سنڈرلینڈ کی مسجد کے امام ہیں. وہ ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے اپنے تجربات آپ تک پہنچائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, تو اس وقت ڈاکٹر کامران شفیق ہمارے ساتھ ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, ہیپیٹائٹس سی میں اسپیشلسٹ ہیں, اور اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے ہیں. بہت سی ان سے سوال و جواب ہوں گے. آپ کے لیے ٹیلی فون لائن کھول دی گئی ہیں, آپ فون کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ای میل کر سکتے ہیں. ای میل کے ذریعے آپ بھی سوال کریں. ہمارا ای میل ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر جو ہے اس وقت اسکرین پہ آپ تک پہنچ رہا ہے. تو ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ضروری ہے ہماری کمیونٹی کے لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کے کیا سائن اور سمٹمس ہیں, علامات کیا ہیں جس سے ہیپیٹائٹس سی کا پتہ چلے کہ یہ ہونے والی ہے یا پھیلنے والی ہے. دیکھیں جی, اس کی جو پہلی میں نے بات بتائی کہ 80% لوگ جو ہیں ان میں کوئی سمٹم نہیں ہوتے. دیٹس وائی وی کال اٹ اے سائلنٹ کلر. جو 20% لوگ ہیں ان میں جو سمٹمز ہوتے ہیں اس میں ان کو فٹیگ ہو سکتی ہے, ٹائرڈنس, اس کے علاوہ ان کو فیور ہو سکتا ہے, پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ ان کو کوئی جوائنٹ پینز ہو سکتے ہیں, اور بہت ریئرلی ان کو یرکان ہوتا ہے. یہ بیئر ان مائنڈ کہ اس کے سمٹم بہت نان اسپیسیفک ہیں, اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو فلو ہوا ہے اور 2 پیراسٹامول انہوں نے کھا لی کہ جی فلو ہوا. بٹ دے ڈو ناٹ ہیو اینی ادر سمٹم. دے اپیرنٹلی آر نارمل پیپل, اور بہت نان اسپیسیفک سمٹم ہے, فلو لائک سمٹمز ہیں, اس کے علاوہ اور سمٹمز نہیں ہیں. اس لیے ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایکٹیولی ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کی آئیڈینٹیفائی کر سکیں اپنی پاپولیشن میں. اور ایون اتنا ڈیولپ کنٹری ہے یو ایس جو کہ $1 ٹریلین اسپینڈ کرتے ہیں اپنے جی ڈی پی کا, وہاں پہ بھی ہاف آف دا پاپولیشن جو ان کے انفیکٹڈ لوگ ہیں, اباؤٹ 4 ملین میں سے ہاف جو ہیں ان کو ہیپ سی نہیں, دے ہیو ناٹ بین ڈائگنوز. سو دیٹس واٹ دے ایسٹیمیٹ کہ ہاف آف دا پیشنٹ ان یو ایس ہیو ناٹ بین ڈائگنوز یٹ. ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے پاکستان کی بات کریں, انڈیا کی یا بنگلہ دیش کی, تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا حالات بدلنے گے؟ کیا آپ جب ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں یا بابر یا ہیئر ڈریسر کی بات کرتے ہیں, تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ وہ بدل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ خاص علاقوں میں کم از کم وہ چینجز ہو رہی ہیں کہ بلیڈ اگر ہے تو وہ چینج کر رہے ہیں, کوئی بڑے بڑے جو ہاسپٹل ہیں ان میں سرنجز ہیں,
वो चेंज करके नई सिरिंज डाल रहे हैं। क्या ये तब्दीलियाँ नहीं आ रही, या आप समझते हैं कि ये बहुत स्लो है तब्दीलियाँ हैं? तब्दीलियाँ बहुत स्लो हैं। इट्स अ नेशनल इमरजेंसी इन पाकिस्तान। उस लिहाज से अगर हम बात करें, मुझे बाकी एशियन कंट्रीज़ का नहीं पता इतना। एक स्टडी है 2012 की, गुजरात में उन्होंने की थी, पाकिस्तान के गुजरात में। उसमें उन्होंने 70% बार्बर जो थे उनको पता ही नहीं था कि रेजर्स जो हैं वो रिपीटेड रेजर जब दूसरे कस्टमर को आप लगाते हो तो इससे वो हेपेटाइटिस सी फैल सकता है। अवेयरनेस ही नहीं थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें इस वक्त ये है कि जो एक तो हमारे पास बहुत बड़ा रिजर्वायर है इन्फेक्शन का, वो अनट्रीटेड लोग हैं। अब वही लोग जो हैं वो जाते हैं, अगर वो इक्विपमेंट्स यूज़ होता है उनका मेडिकल का, अगर वो बार्बर्स के पास जाते हैं तो उनकी रेजर्स यूज़ होते हैं, तो वो उनके ब्लड से स्प्रेड हो रही है इन्फेक्शन। बेयरिंग इन माइंड कि जो ब्लड का ड्रॉप जिसमें हेप्सी है वो 18 घंटे तक ज़िंदा रह सकता है किसी भी ड्राई सरफेस पे। तो लिहाजा आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए कि हेपेटाइटिस सी कैसे फैल सकता है। तो ये एक मेजर इशू है। आपने बड़ी अच्छी बात की, प्रोग्रेस बहुत स्लो है। और जी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस सी के हवाले से। हेपेटाइटिस सी क्या है, क्यों होता है, कितनी बड़ी इशू है अपनी कम्युनिटी में, और इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम का काफ़ी हिस्सा डेडिकेट करेंगे प्रिवेंशन के हवाले से, जो हमारे हाथ में है और जिससे हम अपने आप को, अपने ख़ानदान को हेपेटाइटिस सी से बचा सकते हैं। जी हाँ, आज डॉक्टर कामरान शफीक मेरे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं और नॉर्थ वेस्ट NHS के लिए काम कर रहे हैं, और पिछले 6 साल से आप कंसल्टेंट हैं। और हेपेटाइटिस सी एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है जिसके बारे में वो कहना चाहते हैं, और ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर हम अपनी कम्युनिटी के लिए आज पेश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी हमारी कम्युनिटी में लोग इससे मुब्तला हैं, इसमें मुब्तला हैं और इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, टेलीफोन लाइन अब खोल दी गई हैं, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पर आपके सामने है। और इसके साथ साथ थोड़ी देर बाद हम कारी मोहम्मद अफसल साहब जो इमाम है एक मस्जिद के, उनसे बात करेंगे। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि हेपेटाइटिस सी के बारे में आपके पास क्या मालूमात है, और कैसे आप या आपके घर में किसी को ये हेपेटाइटिस सी हुआ और कैसे उसका इलाज हुआ, और कैसे प्रिवेंशन करके आपने इसको अपने आप को काबू में रखा। जी हाँ, अगर डॉक्टर कामरान शफीक, तो आपने माशाल्लाह सिम्टम तो हमें पता चल गए, ये भी पता चल गया, लेकिन ये है कि हमारा आना जाना तो रहता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अपने मुल्कों में हम जाते हैं। इसके अलावा हज और उम्रे के लिए भी हम बाकायदगी से जाते हैं, और वहाँ पर तो हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। तो प्रिवेंशन पे हम इंशाल्लाह बहुत सी बात करेंगे, लेकिन अगर जो अपने साइन और सिम्टम्स, क्योंकि वो तो क्लियर तो नहीं है, तो जैसे आपने कहा कि फ्लू लाइक सिम्टम्स, तो वो तो किसी भी सूरत में भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स जो आपने जिक्र किया है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हों, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कैसे, इसके कोई टेस्ट हैं, कोई इसकी है कोई? जी बिल्कुल। पहली बात मैं ये बताना भूल गया कि ये एक ऐसा वायरस है जो कि जिसको ये इन्फेक्ट करता है 80% लोगों में ये वायरस रिटेन हो जाता है, और 20% लोगों में ये स्पॉन्टेनियसली क्लियरेंस होती है। अब वो 20% का भी जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे, हम पहले एंटीबॉडी चेक करते हैं, वो उन सब में पॉजिटिव होगा। 80% जो है, जो लोग हैं वो वायरस को रखते हैं, जिससे उनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लिवर की होती है। उसमें 30% लोग जो हैं उनके अंदर सिरोसिस जिसे हम कहते हैं, मीन्स इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा आपका जिगर जो है वो एक स्कार हो जाता है जिसमें, और उसमें से फिर फर्दर लोग जो हैं उनमें लिवर फेलियर डेवलप होता है, और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। और उसके अलावा लिवर कैंसर, लिवर फेलियर और लिवर कैंसर राइज हैं वर्ल्ड वाइड। हेप्सी इज़ द नंबर 1 इंडिकेशन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट इस वक्त US में, इवन UK में, और इट्स अ मेजर इशू। सो the amount of money is being spent is rising both in West, और आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली हमारे पास ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी बहुत लिमिटेड है, तो लोग चाइना और इंडिया जा रहे हैं उसके लिए। तो आपने कहा हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, तो हम इसका पहले ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम एंटीबॉडी डिफाइन करते हैं कि आपको एक्सपोजर हुआ है। फिर उसके बाद हम आपका HCV वायरस इटसेल्फ मेजर करते हैं कि वो क्या है, कितना उसका वॉल्यूम है। थर्ड ये है कि इसकी 6 टाइप्स हैं, उसमें से हम डिटरमिन करते हैं कि आपको कौन सी टाइप का वायरस है। जो
पाकिस्तानी पॉपुलेशन में प्रिडोमिनेटली इस जीनोटाइप 3 है, और जो यूके में पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन हाफ जीनोटाइप 3 और जीनोटाइप 1 है। अब यूएसए में जीनोटाइप 1 प्रिडोमिनेटली 68-70% लोगों को जीनोटाइप 1 है, जो कि रेजिस्टेंट थी, जिसके ट्रीटमेंट के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं। जीनोटाइप 2 के रिजल्ट सबसे अच्छे हैं, 3 के रिजल्ट उससे कम हैं, लेकिन 1 से बेहतर थे। और उसके बाद हम इनकी जीनोटाइपिंग करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमने उसके अलावा हम और भी 2 वायरसेस चेक करते हैं जिनका ट्रांसमिशन सेम है, वो हेपेटाइटिस बी है और HIV है। वो क्योंकि वो भी नीडल से ब्लड से फैलते हैं, तो हम उनको हेपेटाइटिस बी एक्सक्लूड करते हैं, हेपेटाइटिस और HIV करते हैं, क्योंकि अगर लोगों को जिनको को इन्फेक्शन होती है तो उनकी जो स्कारिंग का प्रोसेस बहुत फास्टर होता है अगर उनको सिंगल इन्फेक्शन हो। उसके अलावा हम इमेजिंग करते हैं, आपकी टमी की, एब्डोमेन की, लिवर देखते हैं कि कैसा है, शुगर तो नहीं गया। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अल्ट्रासाउंड लिवर में बी नॉर्मल, सम टाइम वी डू CT MRI। जो अभी नया टेस्ट जो हम कर रहे हैं आजकल वो है फाइब्रोस्कैन। वो एक अल्ट्रासाउंड टाइप मशीन है जिसमें हम आपका बता सकते हैं कि हेपेटाइटिस C की वजह से आपके अंदर स्कारिंग की क्या स्टेज है, अभी माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर स्कारिंग हो चुकी है। बिल्कुल, और इस पर मज़ीद बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कामरान शफीक से, जो कंसल्टेंट हैं, और आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस C के हवाले से। आपके टेलीफोन कॉल और आपकी ईमेल भी हम वसूल कर रहे हैं। आइए चलते हैं लूटन और बात करते हैं डॉक्टर रूमी से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है डॉक्टर कामरान शफीक से। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं, और इस वक्त हेपेटाइटिस C जो है एक बहुत बड़ा फ्रीयत है। जी जी डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अमूमन देखने में आया है कि हेपेटाइटिस C का बहुत बाद में पता लगता है, और अमूमन ये देखा जाता है कि मरीज का जिगर काफ़ी हद तक मुतासर हो चुका होता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमें पहले से पता लग जाए, शुरू में पता लग जाए? क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिनको शुरू में पता लग गया और उनका इलाज जो है वो हुआ और वो सेहत याब भी हो गए। तो उसमें कुछ डॉक्टर कामरान शफीक हमें ये बताइए कि कैसे इसका पता जल्दी कैसे लग सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूमी, आपने लूटन से फ़ोन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर कामरान शफीक, अगर इसी पर लिया जाए, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया कि जितनी जल्दी आपको सिम्टम्स का पता चला है, जितनी जल्दी आप उसके इलाज के लिए जाएंगे, उतना जल्दी आपकी ट्रीटमेंट होगी, उतनी जल्दी आप बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि हमारी कम्युनिटी में, और सिर्फ हम हेपेटाइटिस C की बात नहीं कर रहे, चाहे डायबिटीज़ की बात लें, दिल की बीमारी की बात लें, कैंसर तक, हम अक्सर जो है बहुत देर तक डायग्नोज होता है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में शायद वो अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, जो आपने साइन और सिम्टम का कहा, वो भी बड़े कोई क्लियर नहीं है। तो ये इन्होंने कहा कि कैसे हमें पता चले, जल्दी से जल्दी कैसे पता चले कि ये हेपेटाइटिस C, और कैसे हम जल्दी इसकी प्रिवेंशन और इसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देखिए जी, इसके लिए तो हमें अवेयरनेस पे बहुत काम करना पड़ेगा अपनी कम्युनिटी में, और आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कभी एक्सपोज हुए हैं रिस्क फैक्टर को। अगर आपने कभी पाकिस्तान में इंजेक्शन लगवाए हैं, irrespective of even I would say I have some concern even on disposable syringes. जब मैं हाउस जॉब कर रहा था तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसमें वो जो हमारी syringes यूज्ड हैं उन्हीं को उन्होंने रीसील्ड दोबारा उन्होंने पैक करके। सो आई हैव सीरियस कंसर्न कि आपका अगर कभी आपने पाकिस्तान में इंजेक्शन, नीडल, आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी हुई हो, कभी आपने कोई ऑपरेशन करवाया हो, या आपने डायलिसिस करवाया हो, कोई आपने कभी टैटू या कभी इवन वन नीडल एक्सपोजर। हमारे पास इंग्लैंड में ऐसे लोग हैं जो 70s में या 60s में दे जस्ट हैड वन इंजेक्शन ऑन अ वन पार्टी, दे इंजेक्टेड वंस एंड दे केम टू अस, जैसे डॉक्टर रूमी ने कहा 30 years डाउन द लाइन दे केम टू अस इन 2000 विद फ्रैंक सिरोसिस ऑफ द लिवर, मीन जिगर उनका श्रिंक हो चुका है और वो लिवर फेलियर में थे। एक पॉजिटिव सबसे बड़ी, बिल्कुल इसके लिए बहुत मुश्किल है, आई विल ओनली से कि हमें कोशिश करना चाहिए कि जितनी हम अवेयरनेस पैदा कर दें कि वी ऑल शुड सरेंडर एंड गो एंड आस्क फॉर GP कि क्या हमारा हेपेटाइटिस, क्योंकि हम एक हाई रिस्क पॉपुलेशन है, एशियन कम्युनिटी और हाई रिस्क पॉपुलेशन है, हमें GP के पास जाएँ और कहें। और ये बहुत सस्ता एंटीबॉडी टेस्ट है जिसमें सिर्फ एंटीबॉडी चेक करेगा। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है
تو پھر وہ ہیپیٹائٹس سی وائرس چیک کریں گے. تو یہ میری ہے آپ سے کہ ون شوڈ بی پرو ایکٹیو. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ لکیلی فارچونیٹلی ابھی جن لوگوں کو ایڈوانس بھی سیروسس یا اسکارنگ ہو چکی ہے, پہلے ہمارے پاس اتنی اچھی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں تھی. اچھا, اب اللہ کا بہت شکر ہے کہ 2 ڈرگس مارکیٹ میں اس وقت فیز 3 ٹرائلز مکمل کر چکی ہیں. نومبر دسمبر میں وہ لاسٹ ایئر ایف ڈی نے اپروو کیا تھا, اور یورپ میں آئی ہیں, اور انگلینڈ میں اس وقت ہمارا ایک نیشنل نائس ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلینکل ایکسلنس, ان کے انڈر ریویو ہے, اور امید ہے کہ نیکسٹ منتھ اکتوبر میں اس کی فائنل گائیڈنس آ جائے گی ہمیں کہ ہم وہ یوز کر سکتے ہیں. یہ جو ٹیبلٹ کی میں بات کر رہا ہوں, یہ اٹس کالڈ $1,000 ٹیبلٹ, اور یہاں پر انگلینڈ میں بھی کوئی 500 پاؤنڈ کی ایک ٹیبلٹ ہے. سو اٹس پریٹی ایکسپینسو, کافی مہنگا علاج ہے یہ. 6 منتھ کا جو علاج ہے وہ تقریباً 70,000 پاؤنڈ. سو ایکسپینسو علاج ہے, لیکن بٹ اٹ از ورتھ, اٹس ایبسلیوٹلی امیزنگ ریزلٹس ہیں اس کے. بالکل. جی ہاں, آج ہم بات کر رہے ہیں ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے. ہیپیٹائٹس سی کیا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیا وجوہات ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس پہ کافی ٹائم لیں گے پریونشن کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قاری محمد افضل صاحب سے, جو کہ سینٹرل اینڈ مسجد کے امام ہیں, ان سے بات کریں گے. اگر آپ ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے اپنے سوال پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس وقت ڈاکٹر کامران شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے انشاءاللہ فوراً بعد قاری محمد افضل صاحب سے بات ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب لیے جائیں گے, آپ کے ای میلز ہم لیں گے اور اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. لیکن بہت سا وقت ہم خاص انفارمیشن جو ڈاکٹر کامران شفیق سے لیں گے وہ پریونشن کے حوالے سے ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں بھی جائیے گا نہیں, دیکھتے رہے گا پروگرام ہماری صحت. السلام علیکم. یہ پیغام جو ہے تمام امت مسلم تک وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ صفائی کیا چیز ہے. ہم پاکستانی خاص کر جب حج کو جاتے ہیں, اب حج کا سیزن ہے آگے, آپ کو پتہ بھی ہے, اور حج میں جب قربانی کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب ہم سر کے بال کلیئر کرواتے ہیں, ہیڈ شیو کرواتے ہیں, تو ایک دوسرے کے ریزر استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اور اسی میں اگر نیل کٹرز ہیں یہ بھی استعمال کرتے ہیں. میری بات میں اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ناک کی چھید کرواتی ہیں, یہ کان کی چھید کرواتی ہیں, یہ جو کچھ وہ انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں, آلات استعمال کرتے ہیں, وہ 100% اسٹیرلائز نہیں ہوتے, خاص کر پاکستان میں.